Hello everyone, welcome back to my channel. So this is the second lecture of electrodynamics in which we are going to discuss another mathematical tool which will be required for electromagnetic theory, that is the integral. We had already discussed about the gradient, divergence and curl in last lecture. If you didn't watch that lecture, just go through it. And in this lecture, we are going to discuss about the line integral, surface integral, volume integral. आप क्लास 11th 12th में पढ़ते थे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो उसमें आप जो जनरली इंटीग्रेशन ऐसे पढ़ते थे कुछ इस तरीके से लिखते थे एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। ये बेसिकली एक छोटा सा पार्ट है लाइन इंटीग्रेशन का, ठीक है। और इसमें हम पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बारे में। सो अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्लास 11th और 12th में आपने इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था। वहां पे क्या देखते थे कि हमारे पास एक कोई गिवन फंक्शन होता था कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर, और टीचर बोलते थे बेटा इसको इंटीग्रेट करो इस लिमिट के अराउंड 0 to 1। तो अब क्या करते थे, इसको फटाक से इसमें पुट करते थे एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to 1। इसको क्या करते थे, इंटीग्रेट कर, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के 1/3। सर आई डन इट, 1/3 आ गया। सो ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज थी इंटीग्रेशन की। अभी जो यूज होने वाली है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, वो इससे थोड़ा सा ऊपर की चीजें हैं, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइन इंटीग्रेशन के बारे में। लाइन इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन के बारे में। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पे हमने कुछ ऐसे फोर्स लगाया है इस तरीके से एफ वेक्टर, ठीक है। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है एस, इनके बीच का एंगल है कुछ है, ठीक है। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं पूछूं कि ये कितना वर्क डन किया है इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने में, ऐसे मत लिखो, इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स कैप, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एस। तो इसको कैसे लिखते थे आप, जो वर्क डन लिखते थे वो कैसे लिखते थे, एफ डॉट एस ऐसे लिखते थे ना, या एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो एफ एस कॉस थीटा, इसको अगर ढंग से लिखोगे, कॉस थीटा को एफ के साथ ले लोगे और एस इधर ले लोगे, तो ये एफ कॉस थीटा था, ये क्या था, इसका कंपोनेंट था इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि इसको रिजॉल्व करोगे कंपोनेंट में, तो एक कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा और एक कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा। तो इसका तो कोई रोल है ही नहीं इसके डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि परपेंडिकुलर है, देखो। और 90 लगाओगे कॉस 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन एफ कॉस थीटा का रोल है इसके लिए, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, और कॉस 0 1 हो जाता है। मीन्स किसी गिवन वेक्टर का आप इफेक्ट देख रहे हो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो कैसे फाइंड आउट कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या, यहाँ पे तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था, अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे पास एक कर्व है कुछ इस तरीके से, पॉइंट ए और ये बी है, और ये सेम फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, और इस ऑब्जेक्ट को हमें ए से बी तक मूव कराना है, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ पे तो सिंपली आप कर लिए एफ डॉट एस करके, लेकिन मैं इस इंटायर कर्व पे किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना हो, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी तो फोर्स हर, यहाँ पे भी तो ऐसे एक फोर्स लग रहा है, और ये ऑब्जेक्ट है, आपको मान लो ये छोटा वाला जो ये वाला था, यही ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये फोर्स आपका लग रहा है। तो एंटायर पाथ के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, डी आर एलिमेंट का छोटे छोटे पार्ट में, सेम इनफाइनेटेसिमल स्मॉल एलिमेंट में हम डिवाइड करते जाएंगे, डी आर, ठीक है। अब एक छोटा सा अगर हम लाइन एलिमेंट ले, इसको लाइन एलिमेंट कहेंगे, जो छोटा सा पार्ट है, इस लाइन एलिमेंट पर फोर्स कितना लग रहा है एफ, ये एंगल कितना बना रहा है थीटा। एक छोटा सा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये छोटा सा हमने लाइन एलिमेंट कंसिडर किया डी आर, जो कि टेंजेंट है इस कर्व पे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे फोर्स कुछ लग रहा है एफ वेक्टर, ये डी आर है, तो ये एंगल है थीटा। तो हम सिंपली वही चीज करेंगे, छोटा सा इसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा डी डब्ल्यू, विच इज इक्वल टू वॉट, एफ डी आर कॉस थीटा, या इसको हम एफ डॉट डी आर भी लिख सकते हैं। छोटा सा वर्क डन यहाँ से यहाँ, इस छोटे से इनफाइनेटेसिमल स्मॉल एलिमेंट में मूव कराने के लिए उस गिवन ऑब्जेक्ट को इतना वर्क डन करना पड़ा। इंटायर पाथ के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, तो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा।
अलोंग पाथ किसके, ए बी। तो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, और यही हमारा क्या होता है, इसको लाइन एलिमेंट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। मीन्स एंटायर पाथ के लिए जो वर्क डन होगा, सो बेसिकली लाइन एलिमेंट में क्या देता है, वर्क डन देता है ना। तो इसको अच्छे से लिखते हैं। ये बेसिक सा सिग्निफिकेंस था कि ऐसा करते क्यों है और होता क्यों है। तो लाइन इंटीग्रल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इस वी हैव अ वेक्टर फंक्शन, एक कोई वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन, और एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी आर वेक्टर, जो कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। सो डिफाइंड कैसे होता है, डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन होता है, जो लाइन इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर वेक्टर, ऐसे हम इसको लाइन इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पे। तो लाइन इंटीग्रल ऐसे है जो कि वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए होता है। नॉर्मली आप एक छोटा सा वर्क डन निकालते हैं, उसको इंटीग्रेट करना होता है along एंटायर पाथ, ठीक है। तो ये चीज है, एक क्वेश्चन देखते हैं तब आपको समझ आ जाएगा। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऐसे कुछ कुछ एफ वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स कैप प्लस एक्स प्लस 5y जेड कैप, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये कोई फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, और उसको मुझे इस कर्व के अलाउंग जो है मूव करना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कर्व कुछ इस तरीके से दिया हो, लेट्स सपोज एक्स वाई, ये कर्व कुछ इस तरीके से दिया होगा, लिमिट दी हुई है 0 0 से 1 1, ठीक है। तो इस एंटायर कर्व पे ऐसे एक ऑब्जेक्ट को ओरिजिन से लेके यहाँ तक मूव कराना है बाय दिस फोर्स, तो कितना वर्क डन लगेगा। तो वर्क डन पूछ रहा है, मैं सिंपली हम क्या कर लेंगे, लाइन इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो टोटल वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन, वो कैसे होगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है, डी आर वेक्टर, ओके। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, डी आर वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, छोटा सा लाइन एलिमेंट है, तो डी आर वेक्टर को हम क्या लिख देंगे, ऐसे लिख लेंगे, इसमें डी एक्स भी होगा, डी एक्स एक्स कैप प्लस डी वाई वाई कैप। डी आर वेक्टर दोनों ही होगा ना, क्योंकि एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट है। तो कुछ छोटा सा चेंज होगा एक्स में, कुछ छोटा सा चेंज होगा वाई में। एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करोगे डी आर, तो ये डी आर में कुछ एक्स भी है, कुछ वाई भी है ना। तो इस चीज को अगर मैं लिखूं, एफ वेक्टर कितना है, ये है, चलो जी इसको लिख लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स कैप प्लस 5y जेड कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, डी आर वेक्टर, डी एक्स एक्स कैप प्लस डी वाई, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हो, एक्स का एक्स के साथ वाई का जेड कैप लिखा है क्या, सॉरी ये वाई कैप, वाई कैप, एक्स का एक्स के साथ वाई का वाई के साथ। तो एक्स के लिए लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 5y डी वाई, क्योंकि एक्स कैप डॉट एक्स कैप तो 1 हो जाएगा और वाई डॉट वाई जो है 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इंटीग्रल मिलेगा। अब इसको सॉल्व करना है, करते हैं। देखो इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करते हैं, उस चीज पे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो, इसमें ऊपर लिख रहा हूँ, ये वर्क डन, ये हमारे पास क्या हुआ है, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 5y डी वाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, नॉर्मली जो अभी तक आप इंटीग्रेशन पढ़े हो, उसमें ये चीज देखते होगे कि हमारे पास एक इंटीग्रेशन होती थी और एक वेरिएबल होता था, उसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशियल दिया होता था, लाइक एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, या साइन वाई डी वाई। बट यहाँ पे दो दो वेरिएबल्स है, एक्स और वाई दो दो वेरिएबल्स है। तो लाइन इंटीग्रल में इस टाइप के प्रॉब्लम आप फेस करोगे, क्योंकि लाइन इंटीग्रल में आप एक कर्व के अलाउ मूव कर रहे हो, और वो कर्व जो किसी प्लेन में भी हो सकता है। वहां पे एक स्ट्रेट पाथ होती थी जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल चेंज होता था, लेकिन यहाँ पे ये कर्व जो एक्स वाई प्लेन में हो सकता है, तो वहां पे दोनों क्वांटिटीज होंगी, दोनों वेरिएबल्स होंगे। लेकिन हम तो इंटीग्रेशन जानते हैं एक सिंगल वेरिएबल का,
तो यहाँ पे कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक सोल्यूशन है कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, इसका यूज करेंगे। इसका यूज करके हम इसको टू वेरिएबल से वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो इस कर्व के लॉन्ग करना है तो कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए? मुझे कैसे भी करके देखो, y की जगह पर मैं तो एक्स स्क्वायर रख दूंगा, लेकिन dy को भी चेंज करना होगा ना dx में, तभी तो हो पाएगा इंटीग्रेशन। तो हम क्या कर लेंगे, dy चाहिए तो इसका सिंपली डिफरेंशिएशन निकाल लो x के रिस्पेक्ट में, 2x आ जाएगा। इस dx को इधर लेते जाओ, तो dy इज इक्वल टू 2x dx। मीन्स हमारे पास क्या वैल्यू है कि dy इज इक्वल टू 2x dx। ठीक है, तो बस इस चीज को पुट कर दो। हमें क्या पुट करना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और dy इक्वल टू 2x dx इसमें। चलो जी, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स प्लस 5, वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर और dy की जगह पे 2x dx। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे लिख लो, ये कितना हो जाएगा, एक्स पावर 4 dx, यहाँ पे भी है dx, एक कॉमन ले लो, प्लस ये वाली टर्म आ जाएगी x प्लस 5x स्क्वायर, सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा ना इसमें, तो 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इंटू 2x, 10x क्यूब और dx हो गया, है ना। अब हम चलते हैं लिमिट रखने में। हमें एक वैल्यू चाहिए ना, ये तो अभी इंटीग्रल फॉर्म है, इंडेफिनिट इंटीग्रल है, हमें एक वैल्यू चाहिए कि वर्क डन कितना होगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, सारे इंटीग्रल किसके टर्म में आ गए हैं, x के टर्म में आ गए हैं। मीन्स हम क्या कर दें, x को 0 से 1 तक, x की लिमिट क्या है 0 से 1 तक, तो हम x की वैल्यू 0 से 1 तक रख लेंगे। चलो जी, अब इसको इंटीग्रेशन करो, x पावर 4 का इंटीग्रेशन, x पावर 5/5 प्लस 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 2x क्यूब बाई 3 प्लस 10x पावर 4/4 0 से 1। ठीक है, अब वैल्यूज रख दो। कैसे करते हो इसको सॉल्व, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में तो जीरो है तो ये जीरो ही हो जाएगा, अपर लिमिट बस रखना है, तो 1/5 प्लस 2/3 प्लस 10/4। नहीं होगा ना, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? ओ देखो एक मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे y की जगह पे एक्स स्क्वायर रखोगे और स्क्वायर पहले से, तो ये x4 होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, x6 हो जाएगा। देखो तो ये x7 हो जाएगा और ये 7, तो ये 1/7 हो जाएगा। ठीक है, बस एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 21 84 84, कितनी बार में जा रहा है, 12, कितनी बार में, 3 से 2 जा 6, 28 2 जा 56 प्लस और 4 2 जा 8 4 जा 210, कितना हो गया, 560 66 और 12 278/80। ये तुम्हारी, इतना वर्क डन करना पड़ेगा इस एंटायर पाथ के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मीन्स आपके पास कुछ एक वेक्टर फंक्शन होगा, एक कर्व दिया होगा। अब इस वेक्टर फंक्शन में आपको दो वेरिएबल्स मिलेंगे, जब इसको एफ डॉट डी आर के फॉर्म में लिखोगे। अब क्या करना होगा कि आपको गिवन कर्व का इक्वेशन यूज करके उस टू वेरिएबल को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। कैसे मैंने कन्वर्ट किया है आपने देख लिया। उसके बाद मैं लास्टली जिस वेरिएबल में आया है, तुम ये भी कर सकते हो, एक्स को वाई में पुट कर लो और वाई की लिमिट रख दो, वाई की लिमिट 0 से 1 तक है, मीन सिंगल वेरिएबल में कर लो आइदर एक्स और वाई। उसके बाद इसको सॉल्व कर दो, तो लास्टली जो है हमारे पास एक इक्वेशन सोल्यूशन आ जाएगा इस चीज का। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। नाउ अब जो है हम सरफेस इंटीग्रल के बारे में देखते हैं। लाइन इंटीग्रल में हमने क्या किया था कि किसी गिवन वेक्टर फंक्शन का हम इंटीग्रल किए एक लॉन्ग कर्व। यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल में किसी गिवन वेक्टर फंक्शन का हम इंटीग्रल करेंगे लॉन्ग सरफेस। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक वेक्टर फंक्शन है कुछ इस तरीके से वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रल करना है अलॉन्ग गिवन सरफेस। ये सरफेस दिया हुआ है ना एक्स वाई जेड प्लेन में, ये सरफेस। तो डिफाइन कैसे करते हैं सरफेस इंटीग्रल को, ऐसे लिखते हैं, ऐसे डिफाइंड एज सरफेस इंटीग्रल v वेक्टर डॉट एन कैप ds। अब ये एन कैप ds क्या है मैं अभी बता रहा हूँ। मान लो ये हमारे पास जो सरफेस एलिमेंट है ना, ये सॉरी ये सरफेस है ना, ये कोई
इस सरफेस में छोटा सा अगर हम एलिमेंट लें, इसको ही इनफाइनेटेसिमल एरिया एलिमेंट को ही हम सरफेस एलिमेंट कहते हैं, डीएस। ठीक है, और इस डीएस का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सॉरी, जो ये एनकैप है ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा इस लाइन एरिया एलिमेंट के लिए। तो एनकैप किस डायरेक्शन में होगा? जस्ट परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। एनकैप ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। ठीक है, मीन्स एनकैप जो है एक यूनिट वेक्टर होता है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया एलिमेंट, जो इस एरिया एलिमेंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये वी वेक्टर जो हम गिवन फंक्शन है, तो इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये इसका क्यों यूज हो रहा है, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक टर्म पढ़े होगे, फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। तो ये मान लो कि हमारे पास फील्ड लाइन है, ये जो एरो से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये किस सरफेस से पास हो रहा है, तो इससे एसोसिएटेड कितना फ्लक्स होगा वो फाइंड आउट करने के लिए हम सरफेस इंटीग्रल यूज करते हैं। लाइन इंटीग्रल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, सरफेस इंटीग्रल जो है फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब एक चीज इसमें देखना है कि वहां पे गॉस लॉ पढ़ते थे। गॉस लॉ में कुछ इस तरीके से पढ़ते थे ना, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो ये जो टर्म है ना, ई डॉट डी एस, ये यही है, सरफेस इंटीग्रल ही। ठीक है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। तो मैं बेसिक से एक इसके बारे में समझा देता हूँ। ये जो टर्म है ना, एनकैप डॉट डी एस, वो क्या होता है। चलो, एक सरफेस हम लेते हैं, सिंपल से सरफेस। मान लो हमारे पास ये है एक एक्स वाई और जेड प्लेन है। ठीक है, हमने एक प्लेन लिया, ये ऐसे कुछ, ये हमने एक छोड़, ये दिख रहा है एक्स वाई प्लेन में एक ये प्लेन लिया, ये वाला। ठीक है, हमारे पास तो कुछ गिवन वेक्टर फंक्शन होगा, हमें पूछ रहा है कि इसके थ्रू कितना फ्लक्स लिंक हो। तो हम सरफेस सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे इस सरफेस के अलावा। तो इस सरफेस के लिए हमें क्या क्या चाहिए? डीएस चाहिए। तो इसमें हम छोटा सा एक एलिमेंट ले लेंगे, क्योंकि डीएस क्या रिप्रेजेंट करता है? एक छोटा सा एलिमेंट। चलो जी, डीएस कितना होगा ये बताओ। ये लेंथ किसके पैरेलल है? तो ये dy हो गया और ये छोटा सा dx हो गया। तो dx बेसिकली क्या हो जाएगा? dx dy होगा कि नहीं होगा? अरे ये प्लेन जो है एक्स वाई प्लेन में, तो उसका एरिया कितना होगा? छोटा सा। ये छोटा सा एरिया कितना होगा? dx dy। और एनकेप मैंने क्या बताया था? परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो एनकेप ऊपर की डायरेक्शन में होगा कुछ, तो एनकेप किसके बराबर हो जाएगा? जेड कैप की डायरेक्शन में। सॉर्ट आउट हो गया। अगर यही चीज प्लेन जो है इधर ना होकर के इधर होता, एक सपोज ये प्लेन इधर ना होकर के यहाँ पे होता, ये वाला प्लेन होता, तो इसके लिए हम अगर फाइंड आउट करते हैं तो इसका एक छोटा सा एरिया एलिमेंट निकालते हैं। इसका एरिया कितना होगा? एक ये साइड किसके पैरेलल है? जेड के, तो डी जेड हो जाता है, और ये साइड किसके पैरेलल है? वाई के, तो डी वाई हो जाता है। और एन कैप इसके परपेंडिकुलर होगा इस एरिया एलिमेंट के। तो इस केस के लिए क्या हो जाएगा? जो डी एस होगा वो डी वाई डी जेड हो जाएगा, और एन कैप कितना हो जाएगा? किसकी डायरेक्शन में? प्लस एक्स कैप की डायरेक्शन में, तो ई एक्स कैप हो जाएगा। ये एन कैप प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, मैंने अभी बताया था कि एन कैप जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और अगर ये सरफेस है हमारे पास, ऐसे सपोज करो ये वाला, तो इसके लिए एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करोगे, ये, तो इसके लिए एरिया कितना हो जाएगा? देखो किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, तो एरिया जो है डी एक्स डी जेड, और एन कैप किधर होगा? इस डायरेक्शन में एन कैप, इधर के मतलब वाई डायरेक्शन में, तो एन कैप किसके डायरेक्शन में होगा? वाई कैप। तो बेसिकली ये है एन कैप और डी एस का टर्म। वी वेक्टर हमें पता ही है, वी का एन कैप के साथ आप डॉट प्रोडक्ट लो, फिर डी एस का वैल्यू रखो, लिमिट रखो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ, वेक्टर फंक्शन कुछ इस तरीके से पोज करो, एक्स स्क्वायर वाई एक्स कैप प्लस वाई प्लस टू जेड वाई कैप प्लस एक्स वाई माइनस टू के कैप। कुछ इस तरीके से एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, कोई वेक्टर फंक्शन में आपने सर्ज्यूम कर रहा है वेक्टर फंक्शन। अब पूछ रहा है कि इस वेक्टर फंक्शन, हमारे पास कोई एक फील्ड दिया, वेक्टर फील्ड, उसका जो है तुम्हें फ्लक्स फाइंड आउट करना है थ्रू अ क्यूब, एक क्यूब के थ्रू,
बता रहे हैं कैसे। ये हमारे पास एक क्यूब हो गया, कह रहा है कि इस वेक्टर फंक्शन का हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है थ्रू अ क्यूब। ये क्यूब दिख रहा है, इसके बेस को छोड़ करके बाकी सरफेस से जो जो फ्लक्स निकल रहा है उस फ्लक्स को फाइंड आउट करना है। मीन्स हमारे पास इसमें कितने सरफेसेस होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक इधर के लिए, एक पीछे के लिए, एक ऊपर के लिए। इसको 1 कह लो, 2 कह लो, पीछे वाले को 3 कह लो, इसको 4 कह लो और इसको 5 कह लो। ठीक है, इन पांचों सरफेस से जो इस वेक्टर फील्ड का जो फ्लक्स होगा, मान लो कि वेक्टर फील्ड कुछ इस तरीके से आ रही है, वी वेक्टर, इसका फ्लक्स इससे इसके पांचों साइड से एसोसिएटेड कितना होगा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सरफेस इंटीग्रल से। तो हम एक काम कर लें कि हम देख लें कि इस वेक्टर फ्लक्स वेक्टर फील्ड का फ्लक्स जो है 1 के सरफेस से कितना हो रहा है, 2 के सरफेस से कितना हो रहा है, 3 के सरफेस से, 4 एंड 5, और सबको ऐड कर दो, यही तो होता है। तो चलो करते हैं 1 बाई 1। इसका थोड़ा लिमिट रख लेते हैं, देखो ये 1 है, लिमिट देखते हैं। ये x के लिए लिमिट दिया हुआ है 1 0 0, ये लिमिट कितनी हो जाएगी 1 1 0, ये हो जाएगा 0 1 0, ये हो जाएगा 0 1 1, ये हो जाएगा 1 1 1, ये कितना हो जाएगा 1 0 1। बस ये दिया हुआ आपको लिमिट, हमारे पास ये चीजें हैं। चलो करते हैं पहले वाले सरफेस की बात करें, फर्स्ट सरफेस। पहले वाले सरफेस के लिए ये सरफेस है ना, ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले डीएस और एनकेप। एनकेप तो सिंपली बता दोगे, एनकेप क्या होता है, इसमें एक छोटा सा एरिया एलिमेंट अगर हम कंसिडर करें तो इसका परपेंडिकुलर ही एनकेप देता है, और एनकेप किस डायरेक्शन में, एक्स कैप की डायरेक्शन में। तो एनकेप कितना हो गया, एक्स कैप हो गया जी, चलो ठीक है। और डीएस की बात करें तो डीएस ये किस प्लेन में है, ध्यान दो, ये पैरेलल किसके है, वाई के पैरेलल, तो डी वाई, और परपेंडिकुलर डी जेड है। तो बेसिकली जो डीएस होगा किसके बराबर होगा, डी वाई डी जेड। और कुछ दिया हुआ है, हाँ जी, ये जो प्लेन है बाहर वाला, ये x इक्वल टू 1 पे कट कर रहा है, मीन्स x की वैल्यू दी हुई है x इक्वल टू 1। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या, इंटीग्रेशन v डॉट एन कैप ds, ये पहला वाला कर्व के लॉन्ग लिख रहा हूं मैं, ऐसे लिखते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहा है। तो v डॉट एन कैप, एन कैप क्या है, x कैप है, तो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट आएगा, बाकी तो जीरो हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई, और ds कितना है, dy dz, है ना। और सरफेस का मतलब है कि यहाँ पे दो इंटीग्रल आ रहे हैं ना, दो सर, दो लाइन इंटीग्रल समझ लो या एक सरफेस इंटीग्रल। सरफेस कैसे बनता है, एक से अधिक लाइन एलिमेंट को जोड़ करके। अरे यहाँ पे दो टर्म आ रहे हैं ना, डी बाई डी, तभी तो सरफेस बन रहा है, तो एक सरफेस इंटीग्रल लिखो या दो लाइन इंटीग्रल लिख दो, बात तो वही है। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब x की वैल्यू भी तो है 1 1 रख लोगे तो बचेगा क्या, सिर्फ y। ये कंडीशन लगाने के बाद ये सरफेस इंटीग्रल इतना बन गया। अब इसमें कौन कौन से टर्म है, y और z है। y की लिमिट देखो कहाँ से है, ये प्लेन के लिए y कहाँ से कहाँ वैल्यू कर रहा है, 0 से 1 तक, 1 तक जा रहा है ना, ये ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 0 से 1 तक, और z भी 0 से 1 तक। तो 0 से 1, 0 से 1, चलो जी। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दोगे, ध्यान दो, पहले हम dz को सॉल्व करेंगे, y dy को रहने दो 0 से 1, और dz को सॉल्व करेंगे तो dz की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका इंटीग्रल करोगे dz का तो कितना हो जाएगा, z 0 से 1, तो z ही रह जाएगा, तो z यहाँ आ जाएगा। अब सॉरी, z कह रहे हैं 1 आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बचा y का, तो y का करोगे तो कितना बचेगा, वाई स्क्वायर बाई 2, 0 से 1, तो ये आ जाएगा 1 बाई 2। ये पहले वाले सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स निकला है। दूसरा, दूसरे सरफेस की बात करें, उधर वाले सरफेस की, तो ध्यान दो, ये इधर पीछे वाला जो सरफेस है उसके लिए एन कैप कितना होगा, माइनस वाई कैप होगा, और डीएस कितना हो जाएगा, ध्यान दो ये वाला प्लेन है, किसमें, एक्स और जेड में, तो सिंपली क्या लिख लोगे, डी एक्स डी जेड। चलो जी, हमें क्या निकालना है, सेकेंड सरफेस के लिए v वेक्टर डॉट एन कैप ds। तो दो लाइन इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, v डॉट एन कैप, v डॉट एन कैप माइनस वाई कैप, तो सिर्फ ये टर्म बचेगा माइनस के साथ, तो माइनस
वाई प्लस 2z डी एक्स डी जेड। और हाँ, एक चीज और है, इस वाले के लिए, इस वाले सरफेस के लिए y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 0 है। चलो जी, y इक्वल टू 0 रख देंगे। तो यहाँ पे तुम y इक्वल टू जब 0 रखोगे तो हमें क्या मिलेगा? डबल इंटीग्रेशन, तो -2z डी एक्स डी जेड मिलेगा ना। और x की लिमिट इस सरफेस के लिए कहाँ से? 0 से 1, और z की भी 0 से 1, तो दोनों 0 से 1, 0 से 1, और -2 बाहर आ जाएगा। इसको पहले x के रिस्पेक्ट में करोगे इंटीग्रेशन तो 1 आ जाएगा, और z के लिए करोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा? जेड स्क्वायर बाई 2, फिर 0 से 1, तो -2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू -1। सेकेंड के लिए आ गया। थर्ड के लिए देखते हैं। थर्ड सरफेस कौन सा है? 1 2 3, पीछे वाला, बिल्कुल पीछे वाला जो वाईजेड प्लेन में लाई कर रहा है। तो पीछे वाले के लिए एन कैप कितना हो जाएगा? फटाफट बताओ। एक्स के अपोजिट में है ना, तो माइनस एक्स कैप। और क्या है? और जो एरिया एलिमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा पीछे वाले के लिए? वाई और जेड में है तो डी वाई डी जेड हो जाएगा। देखो, एरिया एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए सिंपली ये देखो कि वो प्लेन जो है किस, वो जो सरफेस है वो किस प्लेन में लाई कर रहा है। जिस प्लेन में लाई कर रहा है उसका ले लो डिवाइड डी। तो ये पीछे वाला जो है, थर्ड वाला, वो वाईजेड प्लेन में लाई कर रहा है, इसलिए डिवाइड डी जेड। और उस प्लेन के लिए क्या जीरो हो रहा है? एक्स जीरो हो रहा है, एक्स जीरो हो रहा है। चलो जी, तो अगर हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें तीसरे वाले के लिए, वी वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, तो थर्ड वाले के लिए, अच्छा एक चीज बताओ, वी वेक्टर डॉट एन कैप कितना होगा? माइनस एक्स कैप है, तो ये बचेगा सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई डी जेड। लेकिन इसमें देखो एक्स जीरो है, एक्स जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? जीरो। तो हम इसको थोड़ा सा लिख लें। पहले वाले सरफेस की वजह से कितना आया? फ्लक्स 1/2। दूसरे वाले सरफेस की वजह से फ्लक्स कितना आया? -1। तीसरे वाले सरफेस की वजह से कितना आया? 0। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और दो सरफेस बचे हैं, फिर ऐड कर देना है। चौथे वाले सरफेस के लिए, चौथा का सरफेस कौन सा है? इधर वाला, बिल्कुल ये दिख रहा है ना। इस सरफेस के लिए लाइन एलिमेंट कितना हो जाएगा? एन कैप कितना होगा पहले ये बताओ। एन कैप जो है वाई कैप के डायरेक्शन में होगा, और जो डीएस है वो किसके डायरेक्शन में होगा? बाहर की तरफ है। मीन्स ये प्लेन किधर लाइक कर रहा है? किसके पैरेलल है? एक्स और जेड प्लेन के पैरेलल, तो डी एक्स डी जेड हो जाएगा, सिंपल। और इसके लिए क्या दिया हुआ? एक्स वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ। चलो जी, तो सरफेस इंटीग्रेशन वी डॉट एन कैप डी एस, ये कितना हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रेशन वी डॉट एन कैप, वी डॉट एन कैप मतलब ये हुआ, तो वाई प्लस 2z डी एक्स डी जेड। वाई की वैल्यू रख दो 1, तो ये डबल इंटीग्रेशन 1 प्लस 2z डी एक्स डी जेड। एक्स और जेड की लिमिट क्या है इस सरफेस के लिए? 0 से 1, 0 से 1। चलो जी, एक्स के अलग से बस एक्स ही तो एक बच रहा है, पहले उसको सॉल्व कर लोगे इस इंटीग्रल में तो कितना आ जाएगा? 1। और फिर जेड का सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? जेड प्लस जेड स्क्वायर 0 से 1, तो बेसिकली ये भी 1 आ जाएगा। ओके, पांचवा देखो। पांचवा सरफेस कौन सा है? ऊपर वाला, सबसे ऊपर। उसके लिए एन कैप कितना होगा? ध्यान दो, प्लस जेड कैप डायरेक्शन में, तो जेड कैप हो जाएगा। और डीएस कितना होगा? ये सरफेस किसके पैरेलल है? एक्स वाई के, तो डी एक्स डी वाई। और इस सरफेस के लिए क्या कांस्टेंट है? जेड की वैल्यू 1। बस फिर सरफेस इंटीग्रेशन, ये किसके लिए निकाल रहे थे? फोर्थ के लिए। और ये 5 के लिए सरफेस इंटीग्रेशन वी वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, तो ये कितना हो जाएगा? वी वेक्टर डॉट एन कैप, एन कैप कितना है? जेड कैप है, ये वाला। जेड कैप मतलब क्या है? सॉरी, ये वाला टर्म बचेगा ना। तो एक्स वाई -2, उसके बाद से डीएस कितना है? डी एक्स डी वाई। अब ध्यान दो, यहाँ पे x भी इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहा है और y भी इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहा है, इसलिए हम दोनों को अलग अलग इंटीग्रल में सॉल्व कर लेंगे, एक x के लिए और एक y के लिए। तो एक हो जाएगा x dx और एक हो जाएगा y-2 dy, और दोनों का इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से 1। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1, और इसको करोगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 -2y 0 से 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू, इसको रखोगे तो कितना? 1/2 -2,
तो 1/2 इंटू 2 2 4 -3/2 -3/4। तो तीसरे वाले चौथे वाले सरफेस से कितना आया? चौथे वाले सरफेस से इंटीग्रल हमारे पास 1 आया, और 5 वाले सरफेस से इंटीग्रल कितना आया? -3/4। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल टोटल फ्लक्स आ जाएगा, टोटल जो फ्लक्स आएगा वो कैसे करोगे? बस पहले वाले इंटीग्रल को, दूसरे वाले इंटीग्रल को, तीसरे, चौथे और पांचवे, पांचों को ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा? 1/2 -1 +0 +1 -3/4। तो -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 -3/4। इसको कितना लिख लोगे? 2/4। तो कितना हो जाएगा? -1/4। जो टोटल फ्लक्स होगा इस 5 साइड से एसोसिएटेड, वो इतना होगा। ये तो सिंपल सा केस था। अभी जो मैंने एक इंटीग्रल बताया था कि इसमें तुम जो है x को अलग अलग ले लिए, ऐसे कुछ था, x y -2 ऐसा कुछ था, dx dy। इसमें क्या किया तुम? x को अलग ले लिए, y को क्यों ले लिए? क्योंकि देखो इस वाले सरफेस के लिए x भी y भी इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहा है और x भी इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे सरफेसेस आएंगे, ये बहुत सिंपल सा केस था अभी, कुछ ऐसे सरफेसेस आएंगे जिसमें x और y दोनों के साथ के वेरिएशन से सरफेस जो है इवॉल्व होता है। उस केस में हम y को x के टर्म में लिखना होता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा आगे। अभी ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, अभी समझाने के लिए मैं देख रहा हूँ कि क्या होता है सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो ये आई थिंक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। सरफेस इंटीग्रल को ऐसे सॉल्व करोगे, एनकैप क्या होता है, डीएस क्या होता है, ये सब चीज आपने देख लिया। अब जो है हम वॉल्यूम इंटीग्रल देखते हैं। सरफेस इंटीग्रल में हम किसी गिवन वेक्टर फंक्शन का इंटीग्रल किए किसी सरफेस पे, यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रेशन में वॉल्यूम पे हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमारे पास कोई एक वॉल्यूम दिया हो कुछ इस तरीके से, इसका हाँ वॉल्यूम इंटीग्रेशन डिफाइन कैसे होता है? मान लो हमारे पास कोई एक स्केलर फंक्शन है, एक्स एक्स वाई जेड स्क्वायर करके, इसका पूछ रहा है कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या होगा इस गिवन वॉल्यूम पे। तो उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज वॉल्यूम इंटीग्रेशन में तीन आ जाएंगे, सरफेस में दो लाइन इंटीग्रेशन, वॉल्यूम में तीन, डी डी टाउ, टी डी टाउ। डी टाउ जो है वॉल्यूम एलिमेंट है। वॉल्यूम एलिमेंट क्या है? जैसे इस वॉल्यूम में हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया अगर ऐसे, तो इसका वॉल्यूम एलिमेंट कितना हो जाएगा? डी टाउ। वो हो जाएगा सिंपली डी एक्स डी वाई डी जेड। मतलब जो है अगर इसको तुम सॉल्व करोगे, टी टी की वैल्यू कितनी है? एक्स वाई जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। अब तुम्हें क्या करना होगा? मान लो क्वेश्चन सिंपल से ऐसा दिया हुआ है कि x जो है 0 से 1 वेरी कर रहा है, y भी 0 से 1 वेरी कर रहा है और z भी 0 से 1 वेरी कर रहा है। तुम इसको अलग अलग लेकर के x का dx के साथ, y का dy के साथ और जेड स्क्वायर का dz के साथ 0 से 1 0 से 1 0 से 1 ऐसे करके तुम इसको इंटीग्रेट कर लोगे सिंपली। लेकिन ये केसेस बहुत सिंपल होते हैं, इसमें काफी ऐसे क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करोगे वहां पे ये हमें पता लगेगा कि सबसे पहले हमें कुछ इसका कन्वर्जन करना पड़ता है। एक क्वेश्चन में करा देता हूँ, टाइम तो ज्यादा हो रहा है बट पहले उसमें देख लो। मान लो हमारे पास ये गिवन फंक्शन है, ठीक है, और पूछ रहा है कि हमें इस वॉल्यूम पे एक वॉल्यूम दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से एक वॉल्यूम दिया हुआ है। इस तरीके से ये हो गया x, ये y, ये z। ये कितना है? 1 0 0 0 1 0 और ये 0 0 1। अब ये कोई सरफेस दिया हुआ है और ये एक इंटायर वॉल्यूम है। पूछ रहा है कि इसका कि इस इंटायर वॉल्यूम के अलाउंग जो है, सॉरी, इंटायर वॉल्यूम के अलाउंग जो है कितना वो होगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा। तो कैसे करोगे? देखो सिंपली वही चीज है, इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन को ऐसे लिखोगे, टी डी टाउ, या सॉरी ऐसे लिखोगे ना, डी एक्स डी वाई डी जेड। चलो जी, सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो सरफेस है, ये बाहर वाला जो सरफेस है,
ये सरफेस जो है एक्स के चेंज होने पे भी चेंज हो रहा है और वाई के चेंज होने पे भी चेंज हो रहा है, मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे। वहां पे डायरेक्टली लिमिट इंडिपेंडेंट तो डायरेक्ट लिमिट रख दो अलग अलग करके, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो हमें क्या करना होगा वो देखो। हम पहले क्या कर लेते हैं, एक्स को रहने देते हैं, नहीं, हाँ, एक चीज ध्यान है, जेड जो है इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहा है यहाँ पे, तो ये जेड जो है 0 से 1 इंडिपेंडेंटली, तो जो इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहा है उसको सबसे पहले बाहर साइड कर दो, 0 से 1 उसका लिमिट रख दो डी जेड। अब बचा दो इंटीग्रेशन, एक बचा क्या, एक्स वाई और इसके साथ जो वो भी है ना जेड स्क्वायर डी जेड, ठीक है, एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। अच्छा ये बताओ, हम क्या एक्स और वाई में का रिलेशन लिख सकते हैं इस लाइन के थ्रू, कितना हो जाएगा, ए, एक लिमिट दिया हुआ है, अरे एक लाइन का एलिमेंट 1 0 से 0 1 जा रहा है, इनके बीच का एक लाइन है, उसको कैसे लिखोगे, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो बेसिकली वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली से क्या करेंगे, जो लिमिट है इसको तो रहने दो ऐसे ही भाई, 0 से 1 जेड स्क्वायर डी जेड, और देखो एक्स वाला भी अभी रुक जाओ, एक्स वाला भी अभी रुक जाओ, एक्स डी एक्स, और जो वाई वाला टर्म है ना वाई डी वाई, इसका लिमिट कहाँ है, स्टार्ट तो 0 से ही हो रहा है ना, तो 0, लेकिन वाई जहाँ कहाँ तक रहा है 1 माइनस एक्स, यहाँ पे हम क्यों नहीं 0 से 1 लिए, क्योंकि वाई जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, वाई और एक्स के वेरिएशन से ही ये प्लेन आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, अगर इंडिपेंडेंट रहता तो मैं डायरेक्टली लिख देता 0 से 1, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना होगा लाइन के थ्रू, इस प्लेन के इक्वेशन के थ्रू, या क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, हाँ एक्स जो है, अब वाई को एक्स के टर्म में रख लिए तो एक्स को तुम 0 से 1 लिख सकते हो, क्योंकि एक्स और जेड में कोई रिलेशन नहीं है, एक्स अपना अलग है, जेड अपना अलग बन रहा है, तो एक्स डी एक्स, और इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू 0 से 1 माइनस एक्स, 0 से 1 जेड स्क्वायर डी जेड, 0 से 1 एक्स डी एक्स, और इसको रखोगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना जो इंटीग्रल्स हैं, लाइन इंटीग्रल तो कर लोगे, सरफेस इंटीग्रल भी ठीक ठाक है, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सही होगा, मेरे एक दो क्वेश्चन कराने से कुछ नहीं होने वाला, मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कि चीजें होती कैसे, बट आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार खुद बुक उठा के मैथमेटिकल फिजिक्स की एच के दास की बुक कुछ भी उठा करके आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, करना कैसे वो पता लग जाएगा। अभी मैं बता दे रहा हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये चीज हो गई, हमारे पास जो वॉल्यूम इंटीग्रल है वो कितना आ गया, 0 से 1 जेड स्क्वायर डी जेड, 0 से 1 एक्स बाई टू डी एक्स, और इसको स्क्वायर में तोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स, 0 से 1, अब ये इसको 1/2 बाहर ले लो, सबसे बढ़िया, एक्स को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर डी एक्स, तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 जेड स्क्वायर डी जेड, अच्छा इसको इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, x² बाई 2 प्लस x⁴/4 माइनस 2x³ बाई 3, 0 से 1, 1/2 0 से 1 जेड स्क्वायर डी जेड, 1 रख लोगे भाई कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3, ओके, 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 जेड स्क्वायर डी जेड, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम ले लोगे, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 3 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा, 639 में से 8 जाए 1, 1/12, तो हमारे पास यहाँ पे देखो क्या बचा, 1/2, और कांस्टेंट भी बाहर आ जाएगा, 1/12 इंटीग्रेशन 0 से 1, 1/24 इंटू इसका इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर का, जेड क्यूब बाई 3, 0 से 1,
1/3, तो 1/24 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा भाई? ये बराबर 72, 1/72। तो इसे सब्स्टिट्यूट जो वॉल्यूम इंटीग्रल आएगा वो 1/72 आएगा। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, सिंपली जो तुम ये लिख रहे हो ना, एक्स वाई जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड, ये सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल में तुम क्या करो, अलग अलग कब करोगे? एक्स को, एक्स वाले टर्म को एक साथ ले लो, वाई वाले को और जेड वाले को, ये कब कर पाओगे? जब हमारे पास एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहे हो। लेकिन देखो सबसे पहले जो इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहा है उसको बाहर ले लो, जैसे मैंने जेड को पहले ले साइड कर लिया, उसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। जो देखो कि पहले किसमें रिलेशन बन रहा है, जिसमें रिलेशन बन रहा है उसमें किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख दो बाय यूजिंग दिस इक्वेशंस। वो लाइन भी हो सकता है, कोई भी प्लेन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से उसके टर्म में लिखने के बाद लिमिट भी उसे पुट कर लोगे, उस वाले इंटीग्रल को सॉल्व कर लोगे, जैसे मैंने डिवाइड में सॉल्व किया। अब जब उस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो वो एक्स के टर्म में आ जाएगा, फिर एक्स वाले को सॉल्व करो इंटीग्रल को, फिर उसमें देखो कुछ जेड का तो कंपोनेंट नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है हटाओ साइड, और लास्टली फिर जेड का सॉल्व कर दो। तो ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऐसे सॉल्व होती है। तो मैंने इस लेक्चर में लाइन, सरफेस और वॉल्यूम तीनों कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ वेक्टर रिलेटेड थ्योरम्स पढ़ेंगे, लाइक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का क्या क्या थ्योरम्स होता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होते हैं, स्टोक्स थ्योरम क्या होता है। तो काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर सीरीज होने वाली है। सो ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।